पढ़ेंगे बीएससी पार्ट 3 के पेपर 3 ऑफ केमिस्ट्री कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर अर्थात परासरण दाब का मापन। परासरण दाब के मापन के लिए हम बहुत सी विधियों का उपयोग करते हैं। कुछ विधियों का हम यहाँ डिस्कशन करेंगे। पिछले लेक्चर में हम सेमी परमिबियल मेम्ब्रेन के बारे में डिटेल अध्ययन कर चुके हैं। किस प्रकार से कृत्रिम हाई प्रेशर को सहने वाली सेमी परमिबियल मेम्ब्रेन कॉपर फेरोसाइनाइड की हम बना सकते हैं। अब इस कॉपर फेरोसाइनाइड की सेमी परमिबियल मेम्ब्रेन द्वारा हम विभिन्न प्रकार के इक्विपमेंट बनाएंगे जिनके द्वारा हम परासरण दाब का मान ज्ञात करेंगे। पहली जो विधि है वो फेफर की विधि कहलाती है। सन 1887 में फेफर ने विलियन के परासरण दाब के मात्रात्मक मापन के लिए एक बहुत ही सरल विधि दी। इसका उपकरण निम्नानुसार दिया गया है। इस उपकरण में एक सरंध्र पात्र में अर्धपारगम्य झिल्ली लगाकर इसमें एक चौड़ी कांच की नली लगा दी जाती है। इस नली का ऊपरी सिरा एक पतली नली टी के रूप में होता है जिसके साथ एक मैनोमीटर एम लगा हुआ होता है जो दाब को पढ़ने का कार्य करता है। इस उपकरण में दिखाए अनुसार सरंध्र पात्र में परीक्षित विलियन को टी सिरे से भरकर नली के ऊपरी सिरे को सीलबंद करके उपकरण को हम एयरटाइट कर देते हैं। अब इस सरंध्र पात्र को स्थिर ताप पर रखते हुए आसुत जल के बर्तन में रख दिया जाता है। कुछ समय पश्चात परासरण के कारण जल सरंध्र पात्र में चला जाता है जिससे मैनोमीटर में पारे का तल ऊपर की ओर बढ़ने लगता है और कुछ दिनों पश्चात जल व विलियन के मध्य साम्य स्थापित होने पर मैनोमीटर में पारे का तल अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचकर स्थिर हो जाता है जैसा कि हमें उपकरण में दिखाई दे रहा है। यही विलियन का परासरण दाब होता है। यह विधि बहुत अधिक उपयोगी नहीं है क्योंकि इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं। जो पहला ड्रॉबैक है वह यह है कि कुछ विलियन अति तनु विलियन में इतना अधिक दाब उत्पन्न हो जाता है कि झिल्ली फट जाती है तथा साम्य स्थापित होने के लिए बहुत अधिक समय लगता है। क्योंकि हम इसमें मैनुअली आपका धीमे धीमे आपका जो वाटर मॉलिक्यूल आपके विलियन में जाते हैं और इससे मैनोमीटर में चढ़ने वाले पारे के अनुसार इसका जो है ऑस्मोटिक प्रेशर ज्ञात किया जाता है जिसे कंप्लीट होने में महीनों बहुत लग जाते हैं एवं बहुत अत्यधिक समय लग जाता है जो इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। इस ड्रॉबैक को दूर करने के लिए इस प्रेशर को एक्सर्ट करने के लिए अब जो उपकरण मोर्स और फ्रेजर ने बनाया, मोर्स और फ्रेजर ने उसमें इन्होंने ब्रॉन्ज का सिलेंडर लिया। क्योंकि यहाँ हमने क्या लिया था, कांच का पात्र लिया था। अब ब्रॉन्ज का सिलेंडर लेने से क्या है, वह अत्यधिक उच्च दाब को भी सहन कर सकता है। तो मोर्स और फ्रेजर का जो मेथड है 1905 में जो दिया था, इन दोनों दोषों को दूर करते हुए उन्होंने सूक्ष्म कणों की मिट्टी से बने एक से ही आकार के छिद्रों को एक सरंध्र पात्र में लेकर उसमें विद्युत विधि द्वारा कॉपर फेरोसाइनाइड की अर्धपारगम्य झिल्ली बनाई जो एक समान कॉम्पैक्ट तथा मजबूत झिल्ली है। जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट आपकी सेमी परमिबल मेम्ब्रेन है वो किसकी होती है, कॉपर फेरोसाइनाइड की होती है। तो हमने कॉपर फेरोसाइनाइड की अर्धपारगम्य झिल्ली बनाई है उच्च परासरण दाब को सहन करने के लिए, जैसा कि मोर्स और फ्रेजर के उपकरण में है। इसमें सरंध्र पात्र के बाहर हमने जो लिया है ब्रॉन्ज का सिलेंडर बी में फिट कर दिया है इस उपकरण को, जिसके दूसरी ओर एक नाइट्रोजन का मैनोमीटर मजबूती से जुड़ा हुआ है।
जल को सरंध्र पात्र में तथा परासरण दाब ज्ञात करने वाले विलयन को कांसे के सिलेंडर में भरकर उपकरण को हम क्या कर देते हैं, एयर टाइट कर देते हैं। कुछ समय पश्चात परासरण के कारण जल विलयन की ओर बहने लगता है तथा सिलेंडर में आयतन बढ़ जाने के कारण मैनोमीटर में जो है पारे का तल ऊपर की ओर बढ़ने लगता है। जब पारे का तल स्थिर हो जाता है उसे हम नोट कर लेते हैं। यही विलयन का परासरण दाब होता है। मोर्स तथा फ्रेजर के इस मेथड द्वारा हम 91% कंसंट्रेशन तक के शुगर सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्ञात कर सकते हैं, जो कि सबसे सांद्र विलयन का परासरण दाब 273 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था। इस तरह से हम इतने कंसंट्रेट सॉल्यूशन का भी ऑस्मोटिक प्रेशर हम मोर्स तथा फ्रेजर विधि द्वारा ज्ञात कर लेते हैं। इस उपकरण में दोनों ही कमियों को दूर किया गया कि जो कि अत्यंत तनु विलयन है, झिल्ली फटने का जो डर था, झिल्ली फटने के डर से बचाने के लिए यहाँ हमने कॉपर फेरोसाइनाइड की झिल्ली ली है। दूसरा, साम्य स्थापित होने में जो ज़्यादा समय लग रहा था वह कम लग रहा है क्योंकि हमने नीचे से इनलेट ऑफ वाटर दिया है, ब्रॉन्ज का सिलेंडर लिया है और नाइट्रोजन मैनोमीटर काम में लिया है। थर्ड जो मेथड है आपको दिखाया गया है बर्कले एवं हार्टले का मेथड। 1904 में परासरण दाब ज्ञात करने की यह जो विधि है दोनों विधियों से अधिक उत्तम और उपयोगी विधि है। इस विधि में परासरण दाब को रोकने के लिए, जैसा कि हमने आपको बताया था, कुछ एक्सपेरिमेंट में हम इनडायरेक्ट मेथड द्वारा परासरण दाब का मान ज्ञात कर सकते हैं, जिसमें हम फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगाते हैं और उस पिस्टन में जैसे जैसे को पता है कि जो है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में अभिगमित होते हैं, तो क्या है जो प्रेशर के जो तल है जल का वह ऊपर उठने लगता है। तो बाहर से हम इसमें दाब लगाते हैं ताकि उसका जो लेवल है वह जल का नहीं उठे। तो यह एक इनडायरेक्ट मेथड है। इसमें हम क्या करते हैं कि दोनों ओर से खुले हुए सरंध्र पात्र को, जिसकी दीवारों में कॉपर फेरोसाइनाइड की झिल्ली लगी है, कांसे के बाहरी सिलेंडर में सील कर दिया जाता है। सिलेंडर को एक जलरोधी पिस्टन, एक प्रेशर गैंग लगा देते हैं। सरंध्र पात्र के एक और एक कोशिका नली और दूसरी ओर हम रिजर्वायर लगा देते हैं, जैसा कि आपको चित्र में दिखा हुआ है। एक तरफ कैपिलरी ट्यूब लगी हुई है और एक तरफ वाटर रिजर्वायर लगा हुआ है। सरंध्र पात्र में आसुत जल तथा सिलेंडर में विलयन, जिसका हमें परासरण दाब ज्ञात करना है, वो भर देते हैं। कोशिका नली में जल की ऊंचाई ज्ञात कर विलयन को सिलेंडर